16 मई 1999 को मैं गया था वहां पर। और पहुंचते ही मुझे बताया कि भाई ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना है, ऑपरेशन चालू हो गया है। तब तक कालिया वगैरह का हो गया था उनको, ब्रूटली देवर किल्ड। तो हम मतयान से एक आर्मी का ऑफिसर लेके जाते थे जो एक्शन में टाइगर हिल के पास हुआ करता। तो हम नॉर्थ से साउथ फायर कर रहे थे एंड पाकिस्तानी नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई एयरक्राफ्ट नॉर्थ से आएगा। उसके कारण क्या होता था, कई बार फैक्ट्रीसाइड भी काफी हुए हैं अपने फाइटर। यदि इस पॉइंट पे फायर करना है, इस पॉइंट पे फायर नहीं कर पाया और इसके साइड से यदि मिसाइल निकल गया तो वो जाके द्रास के नॉर्थ में अपने ही पोस्ट के आसपास गिरा था। और 3 फायर्ड एक्चुअली, ही डिडंट हैव सीएमडी, कैप्चर नहीं किया था, ये पाकिस्तानियों के पास ही था। इस स्पॉट से उस दिन उन्होंने 14 मिसाइल्स मारे शोल्डर। वो इतने पास रहते कि करीबन 8-10 फीट से वो रॉकेट मिस करता है का। तो ये दूर चला गया और जैसे ही दूर चला गया एक मिसाइल उसके इंजन में जाके लग गई। एक ब्रिगेडियर दौड़ते हुए एयरक्राफ्ट पे आया और उसने बताया हमारे सीओ को कि जाते समय 4 हेलीकॉप्टर गए, आते समय 3 ही गए। तो देखा वो एयरक्राफ्ट टोटली क्रैश हो गया था, पहाड़ में घुस गया था और आग की लपटों में था। कोई बचने के कोई चांसेस नहीं थे। नेक्स्ट डे आर्मी पीपल क्लाइम्ड अप एंड दे कुड पिक अप मैक्सिमम 3 kgs ऑफ टोटल रिमेन्स ऑफ टोटल 4 ऑफ दोज पीपल। तो उनको पता था कि मैं कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुका हूँ और शायद हमने टोटल 42 पाकिस्तानियों को हेलीकॉप्टर से मारा था उस दौरान। दे वर गिविंग द लाइट टारगेट पोजीशन आल्सो टू पाकिस्तानीज। बड़ी फनी सी चीज थी वहां पर कि जो विलेज नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान का जो रोड बीच से जा रहा था डारफुर से ईस्ट की तरफ, वो एक विलेज था। अब वो विलेज सो कॉल्ड गुंडे या टेररिस्ट या भाई लैंडलॉर्ड थे, दे यूज्ड टू कम एंड किल 20 पीपल फ्रॉम साउथ ऑफ दैट रोड। दूसरे दिन दूसरी तरफ से आके लोग 20 लोगों को मार देते थे और काफी सारे कैप्चर किए थे उनको जलाने के लिए या उनको टेरराइज करने के लिए। सब्सिक्वेंटली वहां का कोई लोकल जो जनरल था वो आया, उसने एयरक्राफ्ट में कान पे बंदूक लगाई और कहा कि एयरक्राफ्ट ले चलो किसी जगह पर। तो मैंने फोन किया यूएन में जो हेडक्वार्टर था वहां पर, तो उन्होंने कहा कि नो यू कैन नॉट टेक हिम। बोला आई विल हैव टू टेक हिम, हिज गन इज ऑन माय नेम। मैं उधर जाता था तो मुझे लगता था कोई बगल में बैठा हुआ है इस ट्विन सीट एयरक्राफ्ट किरंस। तो मैं चुपके से हाथ घुमा के देखता था वहां पर कोई बैठा तो नहीं है, और फिर से पलट जाता था हैदराबाद की तरफ ताकि लाइट दिखते रहे। और एटीसी वाला चिल्लाते रहा कि गो अवे एटलीस्ट गो 20 miles आउट, बट आई डिडंट बच। आई रिमेन्ड एट 15 miles एंड देन आफ्टर आई बच। इस दौरान 11 नवंबर 1992 को एक MI-8 क्रैश हो गया था एयरफोर्स का और उसमें ONGC के 4 लोगों की डेथ हुई। तभी से दे वर हेजिटेंट टू फ्लाई इन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। 15 मिनट के बाद ध्यान में आया कि मोस्ट प्रॉब्ली वी आर ओवर ब्रह्मपुत्रा एंड देयर इज नो वे टू गो अराउंड एनीवेयर। लैंड करते ही एक इंजन स्विच ऑफ हो गया। वी आर वेरी लकी। हाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, हमने ऐसी बेवकूफी की उससे। उसके बाद एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते समय सीढ़ियों पे बैठना पड़ा क्योंकि पावर ट्रेम्बल इतने कर रहे थे कि आई कुडंट वॉक 2 स्टेप्स आल्सो, कि वहां का राशन खत्म हो गया था और उन्होंने SOS भेजा था। Welcome to Aviators Voice. Today, we are honored to have retired Wing Commander Arvind Pandey. Sir is a distinguished Indian Air Force helicopter pilot, a Kargil War veteran, and a leader of critical rescue missions. Thank you, sir, for coming on the podcast. We are truly honored to have you over here, sharing your rich experiences and invaluable insight. Thank you, sir. Thank you, and very good afternoon to all. Yes, sir. Sir, before we get into your service life, sir, can you share what was your life like before joining NDA and Indian Air Force? And did you clear SSB in the very first attempt? Actually, I am direct entry. Till 12th, I didn't know anything about NDA because we studied in remote areas. And after 12th, I came to Nagpur, joined NCC. That time, I came to know about armed forces. I had never seen helicopter or aircraft before that. And when I was doing post graduation, that time I gave SSB. I cleared initially for Air Force, but I didn't get selected in that interview. And in second interview, I got selected for Air Force. So I'm 72nd parallel NDA, you can say, but direct entry. What was your motivation to join Indian Air Force? Who are you? Actually, this question was asked even in SSB, and I was true to myself. I didn't lie. This was the first job opportunity. That was my that was my answer. And they said, "You don't want to serve nation?
That time I said ki even everybody actually can serve nation in case he truly follows his passion and works sincerely. He is doing service to the nation. So because I didn't know anything about Air Force, so I can't actually boast, or I cannot say that I was motivated to join Air Force. And from our family also, no one previously joined armed forces. I was the first one to join Air Force. After clearing your SSB, you went to BFTS, right? No, actually, I'm quite old. I joined Air Force in 1987. That time, BFTS was not there. So I went to PFTC Begumpet, uh, where we are given 6 months of ground training, and then after we join India के cadets के साथ AFA में, we get basic training in AFA for 6 months, and then after advanced training either in Bidar or Hakimpet. Okay. बिदार में हम किरण मार्क 2 फ्लाई कर रहे थे और हकीमपेट में इश्करास फ्लाई करते थे. And then after we joined together again back to Air Force Academy and pass out. When you first started flying, आपने जब पहली बार उड़ाया, so what were the problems you faced? First problem was never seen aircraft in such close vicinity. Touching that aircraft was like, मतलब I cannot say, it was extraordinary feeling कि इतने पास से aircraft भी देख सकते हैं. And lucky for me that I never had any major problem while flying aircraft. So it was actually dream come true in last 6 months. Whatever ground training we had gone through, drilling we had gone through, तो उसके बाद फ्लाइंग करने के लिए जो मेहनत की थी उस 6 महीने में वो सफल हुई जब हमने पहली बार फ्लाई किया. और मेरे इंस्ट्रक्टर थे स्क्वाड्रन लीडर धनुआ, who subsequently became Air Chief Marshal Dhanua, and he was a great man and great instructor. उनके साथ फ्लाइंग करने में मजा भी आता था. He was like a big brother. He taught us very well, and unlike other instructors who used to beat, he never touched me, and always motivated to fly better. Do you have any interesting moments or funny moments that you've had in academy? Can you share those with the audience? See, when I joined that time, I was around 21-year-old, and I was really scared of ghost. Okay, when I went for a night flying पहली बार, तो सेक्टर जाना था और हकीमपेट से एक तरफ हैदराबाद है और दूसरी तरफ मेडचल और डार्क एरिया था. तो we are supposed to go 15 miles out and then after carry out some exercises and return back was the profile of that sortie. तो जब मैं उधर जाता था तो मुझे लगता था कोई बगल में बैठा हुआ है ट्विन सीट एयरक्राफ्ट किरण्स. तो मैं चुपके से हाथ घुमा के देखता था वहां पर कोई बैठा तो नहीं है, और फिर से पलट जाता था हैदराबाद की तरफ ताकि लाइट दिखते रहे. और एटीसी वाला चिल्लाते रहा कि गो अवे एटलीस्ट गो 20 miles आउट, बट आई डिडंट बच. आई रिमेन्ड एट 15 miles एंड देन आफ्टर आई जॉइंड बैक, क्योंकि अंदर से डर लग रहा था कि कोई बगल में बैठा होगा. For every pilot, his or first solo is a special one. How was your first solo flight? It was actually not a special one for me because जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे धनवा सर, वो कभी कंट्रोल्स को हाथ नहीं लगाते थे. हाथ सर के पीछे लेके बैठ जाते थे सरदार जी, वेरी स्वीट सरदार जी. और कभी उन्होंने कंट्रोल्स को टच नहीं किया. तो उसके प्रीवियसली भी ऑल द लैंडिंग्स वर डन बाय मी ओनली. कभी कभी इंस्ट्रक्शंस देते थे और बोलते थे अब अगले 2 सर्किट में मैं तुझसे बात नहीं करने वाला हूँ. तो रडर पैडल से पाव हटा लिए, हाथ हटा लिए, थ्रोटल से हाथ हटा लिया, एंड यू लैंड. एंड दैट इज टू गिव अ गुड कॉन्फिडेंस as if you are flying solo only. So first solo was also not much of problem. Yes, excitement was there कि भाई पहला सोलो कर रहे हैं, पर ये एक्साइटमेंट नहीं था जैसे किसी ने आपको बाइक लेके दे दी और आप पहली बार अकेले लेके चले जाते हो. तो आपको बाइक तो अच्छे से चलाने आती है, पर एक्साइटमेंट रहती है कि नई बाइक चला रहा हूँ. उस टाइप का एक्साइटमेंट था. So after completing your course at academy, you went to Bidar for advanced jet training. How was that different to what was taught to you in academy? Advanced training was more of aerobatics, close formation, bombing, rocket firing. तो रॉकेट फायरिंग एंड बॉम्बिंग के लिए हम जामनगर जाते थे.
and I was actually based in bombing because I got one direct hit. You used to fire only two bombs. एक डायरेक्ट हिट थी और दूसरा कुछ 25 यार्ड पे था, तो माय एवरेज वाज वेरी गुड. In rocketry also, I performed less than about 60 yards, I believe. That was also quite good. तो ये सारे एक्सरसाइज करते रहते थे, क्लोज फॉर्मेशन होते थे, लो लेवल नेविगेशन हुआ करता था. जो बेसिक ट्रेनिंग में बेसिकली you are taught how to handle the aircraft, how to handle emergencies, landing in case you get into inadvertent condition, recovery of aircraft. Whereas in advanced stage, all the operations of a fighter pilot are taught, and those are also not very advanced. Those are basic because subsequently, on type people learn much more than what is taught in advanced stage. So when you were transitioned to helicopters, what was the key differences and what were the challenges that you had when learning to fly a helicopter? हेलीकॉप्टर डजंट वांट टू फ्लाई ऑन इट्स ओन. ओके, लाइक कागज का प्लेन बनाओ और उसको उड़ा दोगे तो वो स्विंग करता है, जाता आगे, फिर स्टॉल होके आके जाता है और लास्ट में लैंड कर जाता है. वैसे फिक्स विंग में इनकेस आपने एयरक्राफ्ट ट्रिम अच्छे से किया होगा और किसी भी इनएडवर्टेंट पोजीशन में आ गए तो आप कंट्रोल सारे छोड़ दो, तो एयरक्राफ्ट विल 99% रिकवर ऑन इट्स ओन. Whereas helicopter में you had to fly that machine because all are rotables, and you are like your right hand is moving in some different direction, left hand is going up and down, rudder paddles left right, those are not synchronized, but you have to. Most difficult thing in helicopter is hovering helicopter steady. Okay, landing also, before after just before touchdown, what hover you perform is most difficult. And on top of that, in case winds are very strong, they are crosswind, then effect of that wind will be on tail rotor, so it will be challenging carrying out hovering. Added to that, in case aircraft is loaded, oblique, you are at high altitude, so your power margins are very less, जिसके कारण hovering will be difficult. Flying straight and level is reasonably easy in helicopters with little bit of practice, but not as easy as a fixed wing aircraft. So this was your first flying in helicopter was Cheetah or Chetak? We all Air Force cadets used to fly, officers rather, after commissioning, we started flying helicopters at Hakinpet. So it was Chetak, and I flew about 7-8 hours of Cheetah in HTS only. That was the only flying. I did 1 year training in HTS because in our time, whosoever does 1 year training in HTS, who are slightly better than others, they used to go on Mi-8 oblique Mi-17 helicopter. And after 6 months of training, 50% people used to go to Chetak Cheetah units. So your first posting was in Guwahati and you carried out operations against ULFA. So can you share some moments from there? And also tell us, when you first went there, you realized that this is a real deal where your actions can cost life. So what was going through your mind at that time? Guwahati was very memorable first posting, you can say, because HTS was a training institute and Guwahati was a normal unit जहाँ पर लोगों से संबंध बनते हैं जो जिंदगी भर के लिए बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोस्टिंग है आपकी. और वहां पर मैं Mi-8 फ्लाई करता था. अचानक से चेतक चीता, विच इज विदाउट ट्रिमर, नॉट सो हेवी, वेरी लाइट, पावरफुल व्हेन लोड्स आर नॉट देयर एट ट्रेनिंग सेंटर. vis-a-vis Mi-8 is reasonably underpowered compared to Mi-17 हेलीकॉप्टर. तो उसको पहले तो होवर करना ही सबसे मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि इट्स लॉक्ड. ट्रिम दबाने के बाद ही उसका प्रेशर रिलीज होता है और ट्रिमर छोड़ते बराबर वो लॉक हो जाता है. तो उसे कब ट्रिमर दबाना और कब नहीं दबाना, ये सीखने के लिए कम से कम 2-3 घंटे वही लग जाते हैं. एंड सब्सिक्वेंटली ऑब्वियसली बिकॉज वी आर यंग एंड अंडर ट्रेनिंग से ही आए थे, तो हम लोगों ने जल्दी पिकअप कर लिया. और वो लोग जो एक आध दो टेन्योर चेतक चीता पे करके आते थे Mi-8 Mi-17 पे, उनके लिए सचमुच बहुत मुश्किल हुआ करता था Mi-8 Mi-17 फ्लाई करना. तो आते हैं कि हमने क्लाउड बर्स्ट ऑपरेशन किया था उल्फा के अगेंस्ट.
उल्फा वॉज ओरिजिनली रॉबिन हुड टाइप की थी इनिशियली, पर सब्सिक्वेंटली दे स्टार्टेड किलिंग पीपल हु वर नॉट सपोर्टिंग देम, एंड स्पेशली दे वर अगेंस्ट आर्मी ओवर देयर। तो आर्मी के अगेंस्ट काफी हुआ करता था, तो ब्रह्मपुत्रा के आइलैंड में ये अपने बेस बना लेते थे ताकि वहां पर कोई बोट से ना आए और रोड से भी ना आ पाए। तो वहां पर हमें सुबह सुबह जाके स्लिदरिंग करके आर्मी को ड्रॉप करना था, और यदि ग्राउंड से कोई फायरिंग हो जाए तो हमारे पास गन्स लगी थी और साथ ही में रॉकेट्स भी इंस्टॉल थे, पर उसे यूज करना नहीं पड़ा। और उन्हें शायद थोड़ी पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो 2 या 3 उल्फा एक्टिविस्ट मिले वहां पर, बाकी सारे भाग गए थे वहां से। And how long you were in Northeast, and what was flying? What was like flying in Northeast, especially where it gets deep fog and the weather changes quite frequently? I was there for 3.5 years, from 89 to 92 10, और उसमें हम जनरली इन केस यू नो पासीघाट, जीरो दापरिजो, फ्रॉम देयर ताकसिंग तामा चुंगचुंग, we used to carry air maintenance especially for army as well as civilian also. तो उनके लिए सारी लाइफलाइन वाज हेलीकॉप्टर ओनली, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून बड़ी तेज बारिश होती है, ब्रिजेस बह जाते हैं, इवन कच्चे ट्रक भी बह जाते हैं, तो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन भी वहां से किया करते थे। तो वहां की पूरी लाइफलाइन ही बेसिकली मीएट पे थी, और पासीघाट से MI-17 वाज द फर्स्ट यूनिट व्हिच वाज एट डिब्रूगढ़। तो वहां से वो पासीघाट से ऑपरेट करते थे और हम लोग जीरो से ऑपरेट करते थे। तो उस दौरान मैंने तकरीबन 1500 घंटे MI-8 पे फ्लाई किए थे, विच वाज क्वाइट अ बिट कंपेयर्ड टू दिस ह्यूज मशीन जो वहां पर ऑपरेट करते थे। So can you share us a few of the challenging missions which you completed over there? What was it like? आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, जब हम करीबन 4 दिन वेदर पैक था। तो जीरो का मतलब होता है बाउल, ओके। ऐसा बाउल है जिसमें बीच में रनवे है और चारों तरफ से पहाड़ी है, छोटे छोटे व्हीज है जहां से हम एग्जिट कर सकते हैं इन केस देयर आर लो क्लाउड्स। तो 4 दिन हमने फ्लाइंग नहीं की थी, तो 5वें दिन हमने सुबह सुबह डिसाइड किया कि 6:15 बजे टेक ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ईस्ट में जनरली जो प्लेन्स में यहाँ पर दिल्ली या लखनऊ में जो सनराइज होता है उससे 1 घंटा पहले ईस्ट में सनराइज हो जाता है। तो सनराइज वाज अराउंड 5:30, तो 6:05 पे हमने एयरक्राफ्ट को लोड किया 3 टन, और एक जगह से गैप दिख रही थी, वहां से एक मैंगियो करके जगह थी, वहां पर जाके ड्रॉप करके आते हैं, क्योंकि वहां का राशन खत्म हो गया था और उन्होंने SOS भेजा था। तो मैंगियो तो पहुंच गए। मैंगियो का एलिवेशन था करीबन 1700 मीटर एंड वी वर एट 1400 मीटर, and Mangi was under cloud. So obviously we couldn't drop, we can't enter clouds. So we turned back. अब वापस आए तो जीरो का जो वी था वो ब्लॉक हो गया। अब हमें कहीं पर कोई बैक गैप दिखी, वहां से हम ऊपर चढ़ते गए और फाइनली जो जीरो 5000 फीट पे है, हम 11,000 फीट पे सारे क्लाउड्स कवर करके ऊपर आ गए। नाउ वी हैड नो वे टू गो, नीचे में पूरी मलाई जमी हुई थी सफेद। मैं और मेरे साथ फ्लाइंग ऑफिसर वसंत राज था, वेरी कूल पायलट। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब डिब्रूगढ़ रेडियो स्टेशन एकमात्र जो था वो ऑन था, तो उसे हमने ट्यून किया और उसके ऊपर ADF लॉक होगी, उस पर जाने लगे। टाइम आउट किया, जाते जाते जीरो को कॉल दिया, तो जीरो ने कहा कि हाँ हम हेलीकॉप्टर की आवाज सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, और आप यहाँ से नीचे उतर भी नहीं सकते, इतनी थिक क्लाउडिंग है। तो हम गए वहां पर, तो करीबन 15 मिनट के बाद ध्यान में आया कि मोस्ट वाली वी आर ओवर ब्रह्मपुत्रा एंड देयर इज नो वे टू गो अराउंड एनीवेयर। एक्चुअली पूरे क्लाउड सब जगह भरे हुए, हिमालय के जो पीक्स दिख रहे थे वो 12,000 फीट के ऊपर दूर दिख रहे थे कहीं, और हम फ्यूल लेके गए थे सिर्फ 1,000 लीटर, विच वॉज सफिशियंट फॉर 1 आवर 5 मिनट्स मैक्सिमम। एक्चुअली देखा जाए तो 55 मिनट्स। अब हमारे लो लेवल वार्निंग भी आ गई थी, which was showing us that we have 15 to 20 minutes of flying left now. So we decided to descend, and I was flying officer with about 3.5, 4 years of service, and Vasant Raj was with 2 years of service. So we started descending with 1,000 feet rate of descent,
carrying out 180 degrees turn, then not to get disoriented, so again turn 180 degrees. We were carrying out in generally 030, that is north south direction, जिस डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्र बहती है. अब 11,000 फीट से हम 1,000 फीट तक आ गए, पर क्लाउड ब्रेक ना कर पाए. हम 500 फीट से धीरे 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 डिसेंड कर रहे थे. Ultimately, at 70 meters, we broke the clouds, and finally, below the clouds, we were at around 35 to 40 meters. और हम ब्रह्मपुत्रा पे थे. लकीली दैट्स व्हाई वी डिडंट क्रैश. अब कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं था, और डिब्रूगढ़ सामने दिख रहा था, लेकिन वो वहां पर 3rd या 4th फ्लोर की बिल्डिंग क्लाउड्स के नीचे थी. तो हमने वहां पर तिनसुकिया करके रेलवे स्टेशन है, उसके ऊपर गए. रेलवे स्टेशन पे रेलवे लाइन पे नीचे उतरे, और वहां से हम करीबन 60-70 के स्पीड से रेलवे लाइन पे फ्लाई कर रहे थे. एंड वी न्यू कि यहाँ से रेलवे लाइन लेफ्ट टर्न करेगी, उसके राइट जाते बराबर छबुआ एयरफोर्स स्टेशन आता है, वहां पर हम लैंड कर देंगे. सॉरी, डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन. और वैसे ही जैसे हम उस रेलवे लाइन लेफ्ट टर्न की, राइट साइड में छोटा सा जंगल का पैच था, विच वॉज अबाउट 500-600 मीटर, और हमने रनवे पे जाके लैंड किया. लैंड करते ही एक इंजन स्विच ऑफ हो गया. वी आर वेरी लकी. ऊपर वाले का आशीर्वाद था. हमने ऐसी बेवकूफी की, उससे बच के आ गए. उसके बाद कुछ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि इतने यंग पायलट्स को वहां पर भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस है. तब मैं सी वाइट था. उन्होंने बोला मिनिमम ग्रीन कैटेगरी होनी चाहिए. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. पर जिसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, उसने भी शाबाशी दी, क्योंकि भाई तू एयरक्राफ्ट बचा के लेके आ गया. तो उसके बाद एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते समय सीढ़ियों पे बैठना पड़ा, क्योंकि पावर ट्रेम्बल इतने कर रहे थे कि आई कुडंट वॉक 2 steps आल्सो. Sir, quite a you had. So subsequently, you were posted to Bombay and Andaman. So what was it flying like at sea? And did you fly during night in sea? या बॉम्बे में नहीं फ्लाई किया, लेकिन बॉम्बे हाई में वी वेर फ्रॉम 92 to 95 hours in Bombay High. We were operating from Juhu, and that time we used to fly for ONGC. So we used to land at ONGC, carry out their tasks regularly, and that used to be around 60 to 70 hours per month. फिक्स छोटा था हमारा टास्क, उस हिसाब से 2 हेलीकॉप्टर थे हमारे. उसी दौरान 11 नवंबर 1992 को एक MI-8 क्रैश हो गया था एयरफोर्स का, ऑफशोर में. सागर लक्ष्मी करके एक रिग है उसके पास, और उसमें ONGC के 4 लोगों की डेथ हो गई. तभी से दे वर हेजिटेंट टू फ्लाई इन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट. बट आई वाज लकी कि अगले 3 साल में मैंने करीबन 900 घंटे ऑफशोर फ्लाई किए. वहां पर भी बॉम्बे में वेदर बहुत खराब होता था, फॉगी होता था. तो पर इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग करने में बड़ा आसान था. वो हमारे एयरक्राफ्ट में वेदर रडार लगा हुआ था तब. दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ वेदर रडार आल्सो, एंड वी यूज्ड टू फ्लाई ऑन ऑटो पायलट, हैंड्स ऑफ ऑन वेदर रडार, और थोड़ा थोड़ा टर्न करते करते फिक्स हाइट पे फ्लाई करते थे, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी लगती थी वहां पर. जाने वाला एयरक्राफ्ट 2500 पे जाएगा, और आने वाला एयरक्राफ्ट 2700 फीट पे आएगा. तो 200 फीट की सिर्फ गैप रहती थी दोनों के बीच में. इवन थ्रू क्लाउड्स इफ यू आर फ्लाइंग, and Pavanans and other agencies which were flying for ONGC had sophisticated aircraft, hands off, they could fly, they could auto hover also, but this was basically auto stabilizer था, auto pilot नहीं था इसमें. तो वहां पर तो करते थे. कार्निकोबार में यस, मैं वहां पर जब था, हम नाइट फ्लाइंग किया करते थे पोर्ट ब्लेयर से कार्निकोबार, विच इज अबाउट 50 मिनट्स की फ्लाइंग टाइम है. उसमें ऑटो पायलट एंगेज करके ही फ्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि यदि थोड़ी बहुत क्लाउडिंग होगी तो यू कैन डिसर्न होराइजन कि नीचे समुद्र है और ऊपर में आसमान होगा. यदि क्लाउडिंग नहीं होगी तो इट्स वन पीस ओनली. ओके, बिकॉज स्टार्स इन मतलब यदि काम सी होगा तो उसमें स्टार्स रिफ्लेक्ट करते हैं. तो आपको अचानक से लगेगा कि एयरक्राफ्ट डाई मार के उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये होराइजन आपको लगता है कि पाव के नीचे है. You have to stop yourself, again believe on instruments, fly on instruments. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और कॉन्फिडेंस भी उसके कारण काफी बढ़ता है.
So after that, you were posted to Hinton, and you were subsequently went out for the Kargil War, and you were involved in multiple missions there. So what was your main role in Kargil War? एक्चुअली हिंडन से हम ना कंटिन्यूस डिटैचमेंट ऑपरेट करते थे एक्स श्रीनगर। तो हमारा यूनिट और सरसावा का यूनिट वहां पर अल्टरनेट मंथ श्रीनगर की डिटैचमेंट करता था। तो वी यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम श्रीनगर टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड फ्रॉम कुपवाड़ा, गुरेज, नीरू, बरोब, इवन द्रास एंड कारगिल। उसके आगे नहीं करते थे क्योंकि उधर फिर MI-17 जो जम्मू के थे वो डिटैचमेंट उसके आगे की करते थे, जैसे बुटालिक सेक्टर वगैरह हो, वो Mi-17 करते थे क्योंकि वहां पर अल्टीट्यूड भी काफी ज्यादा है, हर एक का एक्सपर्टाइज एक एक एरिया में फैमिलाइजेशन हो जाता है। तो इस कारण कारगिल के सारे ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट तो बहुत जगह से आए थे, 2 मोहनबारी के भी थे, जम्मू के थे, उधमपुर के थे, सरसावा और हिंडन के, टोटल 12 हेलीकॉप्टर थे वहां पर MI-17। लेकिन जो पायलट्स थे दे वेर ओनली फ्रॉम हिंडन एंड सरसावा। तो आई रिमेम्बर 16 मई 1999 को मैं गया था वहां पर, और पहुंचते ही मुझे बताया कि भाई ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना ऑफ विजय चालू हो गया है। तब तक कालिया वगैरह का हो गया था, उनको ब्रूटली दे वर किल्ड एंड देयर बॉडीज वर रिटर्न। तो गुरेज के आगे कुछ डिप्लॉयमेंट करनी थी। तो लास्ट सॉर्टी थी ये, मेरी उस दिन की चौथी सॉर्टी थी। सुबह से फ्लाई तो कर ही रहा था। तो हमारे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक गनर ऑब्लिक लोडर रहता है, ही चेक्स द लोड और उसको आप बता देते हो कि भाई 1600 किलो लेके जाएंगे हम मैक्सिमम यहाँ से, और वहां पर ड्रॉप करके आ जाएंगे। तो लास्ट सॉर्टी थी, तो ये आर्मी वालों ने जो डेगची रही थी ना, जिसमें बड़ी बड़ी सब्जियां और चावल बनता है, उसके अंदर एम्युनिशन बॉक्सेस रखे थे विच दे डिडंट डिक्लेयर। तो 13 ट्रूप्स इज इक्विवेलेंट टू 1600 केजीज, 13 ट्रूप्स लेने के लिए कहा था मैंने उनके सामान के साथ। उन्होंने डेगचीज लोड कर दी, तभी बारिश का एक बौछार होके गई थी कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा हेलीपैड भी ऐसे बाउल में है, एकदम नीचे है, सामने सब तरफ पेड़ है, एक तरफ रिवर है, और लेफ्ट साइड से एक हिल है जहां से कभी कभी टेररिस्ट फायरिंग भी करते हैं, शोल्डर फायर मारते हैं। तो करीबन 1.5 हफ्ते पहले ही किसी टेररिस्ट ने वहां से शोल्डर फायर मारा था, जो एडजुटेंट के ऑफिस में लगा था। तो उस डायरेक्शन में जाने से मना किया था कि आप टेक ऑफ करो टुवर्ड्स सिटी साइड। तो जब मैंने एयरक्राफ्ट स्टार्ट किया और पिकअप किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पावर सफिशिएंट नहीं है इसमें। तो मैंने 3 ट्रूप्स को उतार दिया और फिर हेलीकॉप्टर को पीछे लेके गया, सो दैट यू हैव मोर रन अप। और जैसे ही टेक ऑफ करने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ कि एयरक्राफ्ट इज ओवरलोडेड एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर इन टेल विंड्स, क्योंकि उस बाउल में होते हुए वहां पर तो काम विंड्स थे, पर जैसे ही आप बाउल के ऊपर आ जाते हो तो आपको टेल विंड्स मिले, क्योंकि पेड़ों के लेवल के ऊपर आ गए और एयरक्राफ्ट स्टार्टेड सिंकिंग। तब Mi-17 की आदत है, तो हम वी नेवर यूज्ड टू यैंक ऑन कलेक्टिव पावर, एकदम से नहीं खींचते थे, तो धीरे धीरे खींचने की कोशिश की। वह Mi-17 का RPM 89 तक ड्रॉप हो गया था, और जो होता नहीं कभी। अब आई वेंट इनटू वन मैसिव पॉपुलर ट्री जो करीबन 31 मीटर का था। आई वाज एट अराउंड 20 मीटर। आई चॉप्ड ऑफ दैट ट्री विथ मेन रोटर एंड आई वाज गोइंग इनटू वन एम्प्टी सेक्शन जहां पर उनकी शाम की परेड चल रही थी। तो मैंने लेफ्ट रडर मारा और रिवर में लैंड करने की कोशिश की। अब हेलीपैड तो पीछे था, तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, और 20 मीटर इज हार्डली एनी हाइट, पेड़ों के ऊपर ही थे हम। वहां से लेफ्ट टर्न मारा रडर से और रिवर बेड पे जाके सेटल होने की कोशिश की। पर अब नाउ हम हेडविंड्स में आ गए। तो हेडविंड्स हेल्प यू टू फ्लाई एट लेसर पावर। तो पत्थरों में पटकते हुए, उछलते हुए एयरक्राफ्ट गॉट एयरबॉर्न 5-6 बार, मतलब करीबन 10-15 मीटर रोल किया होगा और वहां से टेक ऑफ कर गया। अब इसके रोटर तो डैमेज हो गए थे, इट वाज लाइक अ गैलोपिंग हॉर्स नाउ। हमारा इंजीनियर उछल के वहां से, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, ये एक पॉइंट है। गाड़ी में भी सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट पहनो। इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, ये वहां से उछल के सामने के पर्सपेक्स पे गिर गया। अब वो उस एयरक्राफ्ट के उछलने के साथ जैसे एक रबर का बॉल रहता है वैसे उछल रहा था, और हम भी उछल रहे थे। हमारा हेडसेट उड़ गया था। अब मुझे लगा उसके जो पीटो ट्यूब रहती है जिससे इसके स्पीड वगैरह गिनी जाती है, वो भी टूट गई होगी, इसलिए इसके स्पीड नहीं पता चल रही है। और वो जो बारिश होके गई थी, हम उस बारिश के बादल के नीचे से
घूम के आखिर में वो थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ 110 से 120 किलोमीटर के स्पीड पे। ये एक्चुअली स्पीड होती है जो बेस्ट पावर स्पीड होती है, मिनिमम पावर स्पीड कहते हैं इसको। इसमें सबसे स्टेबलाइज कंडीशन में हेलीकॉप्टर रहता है। नाउ ऑब्वियसली वी कुडंट गो टू द डेस्टिनेशन गुरेज के आगे जो एक पोस्ट दी थी हमने, तो वी टर्न बैक टू श्रीनगर। अब हम तकरीबन 100 टू 150 मीटर पे फ्लाई कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए पावर खींचनी पड़ती है, और पावर खींचती एयरक्राफ्ट वाज बिकमिंग अगेन टोटल अनस्टेबल, उछलने लगा था। तो ये कुपवाड़ा से श्रीनगर का टोटल फ्लाइंग डिस्टेंस अदरवाइज इज 20 मिनट्स। We took about 35 minutes to reach Srinagar and finally we landed on parallel taxi time. अब लैंड करने के बाद वहां पर कू का एक कॉल आया कि स्विच ऑफ मत करना, एक अवंतीपुर की कमिटमेंट है। हमने फिर तब डिक्लेयर किया कि एयरक्राफ्ट इज डैमेज्ड, वी वेंट इनटू ट्री, सो स्विचिंग ऑफ, प्लीज टेल एओसी एंड कू टू कम टू हेलीकॉप्टर। और जब वो हेलीकॉप्टर में आए तब उन्होंने देखा तो जैसे पुरानी कंघी रहती है ना, जो हाँ आप सर। जो सामने से, वैसे मी 17 का जो मेन रोटर रहता है वो 21 ब्लॉक का बना रहता है। उसके आगे के 5 से 7 ब्लॉक पूरे उड़ गए थे और सिर्फ एक डंडी बची थी, और वो बनी रहती है टाइटेनियम का रहता है वो स्पार, और उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, सो दैट प्रेशर से भरा रहता है। यदि कोई लीकेज होगी तो एक इंडिकेटर रहता है वो पॉप आउट हो जाता है और लाल रंग का दिखने लगता है। 5 रोटर के पॉप आउट हो गए थे और रेड लाइट ऑन था उनका। और हम आए, थोड़ा देर चाय वाय पी, अचानक से ध्यान में आया, अरे पैसेंजर लेके आए थे वो कहाँ गए। अब 8:30 बज गए थे, तब तक वो पैसेंजर अंदर ही बैठे थे। नहीं सर हम अंदर ही ठीक है, बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आखिर में उनको उतारा, ट्रक में बिठाया और उनका वे किया तो इट वाज 2300 केजीज, क्योंकि वो एम्यूनेशन जो डिक्लेयर नहीं किया था, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हो गया। चलो ऊपर वाले का भाई आशीर्वाद है, जिसके कारण हम बच गए इसमें से भी। और फिर दूसरे दिन सीएनसी का फोन आया था जिसने कहा कि सन डोंट वरी, कंटिन्यू फ्लाइंग, दिस इज ऑपरेशनल लॉस। सो आई कंटिन्यूड फ्लाइंग, और आगे जाके फिर कारगिल की लड़ाई चालू हो गई। So, what were the other challenging missions or aspect of Kargil War which aren't there in the public? Can you share with those? Can you share us and let what other missions that you carried out? ऐसा है कि हमें बताया गया था 25 तारीख को, 25 ऑफ मई 1999 को, कि विल लॉन्च ऑपरेशन सफेद सागर एंड एयरफोर्स विल टेक एक्टिव पार्ट। उसके पहले आर्मी अभी रिसेंटली देन जो चीफ थे उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, कि he was quite reluctant to push helicopters in Kargil war, but जब आर्मी चीफ उन्होंने बहुत फोर्स किया कि भाई मोरल डाउन हो रहा हमारे बंदे का, और हेलीकॉप्टर्स अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ फाइटर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद MI-17 को उसमें लॉन्च किया। तो हमने 27 को 2 अटैक किए थे, एक टाइगर हिल पे किया था और एक टोलोलिंग पे किया था। तो ये पहली बार था, क्योंकि हमारे जो गन साइट भी रहती है दैट इज कैलिब्राइज्ड टिल ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर, whereas we were firing at 5.5 किलोमीटर यहाँ पर। और वहां पर स्पीड बस 120 किलोमीटर रहती है उस अल्टीट्यूड पे, VNE, वेलोसिटी नॉट टू क्रॉस। अब उस स्पीड पे फ्लाई करेंगे तो हम तो फ्लाइंग डक, मतलब सिटिंग डक है वहां पर। तो हमने अलग अलग चीजें डिसाइड की थी कि हाँ, कि फायर करने के बाद बेसिकली रोटर की स्पीड कम कर देंगे और डिसेंड एट हायर स्पीड। 95% पे यदि रोटर्स फ्लाई कर रहे हैं तो उसको 93% या 92% पे लेके आएंगे, तो उससे हम स्पीड आगे लेके जा सकते हैं। तो जब हमने टाइगर हिल पे फ्लाई किया, दैट टाइम आई वाज कैप्टन ऑफ नंबर 2 एयरक्राफ्ट। नंबर 1 एयरक्राफ्ट में हमारे जो टास्क फोर्स कमांडर थे, विंग कमांडर सिन्हा, AK सिन्हा। तो हम मतयान से एक आर्मी का अफसर लेके जाते थे जो एक्शन में टाइगर हिल के पास हुआ करता था। तो वो 2 दिन पहले वापस आ जाता था और वो हमें गाइड करता था, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ पर फायर करना है, उनके संगर कहाँ पर है, वो कहाँ पर छुपे, उनका एम्यूनेशन डम कहाँ है।
तो हम पहले दिन जब टाइगर हिल के लिए गए तो ऑब्वियसली तब शोल्डर फायर का थ्रेट वहां पर नहीं था, क्योंकि किसी ने मारा नहीं था तब तक। तो हम नॉर्थ से साउथ फायर कर रहे थे एंड पाकिस्तानी नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई एयरक्राफ्ट नॉर्थ से आएगा, क्योंकि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, और फाइटर का रेडियस कम से कम 10 से 12 नॉटिकल माइल का हो जाता है यदि उस अल्टीट्यूड पे। तो वो जनरली फायर कर रहे थे ईस्ट टू वेस्ट। तो यदि ये है तो दे वेर फायरिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड यदि नॉर्थ इधर है तो यहां से फायर नहीं कर सकते। और जितने पाकिस्तानी संगड़ थे वो नॉर्दर्न साइड पत्थरों के अंदर पत्थर लगा के, संगड़ संगड़ मतलब पत्थरों पे पत्थर बना के वो जो प्रोटेक्टिव हट बनाते हैं उस टाइप का, वो उसमें वो रहते थे। जैसे फाइटर की आवाज बंद हो गई तो बाहर निकलते थे, हिल टॉप पे चढ़ते थे और वहां से दे यूज्ड टू टेक पोजीशन। तो उसके कारण क्या होता था, कई बार फैक्ट्री साइड भी काफी हुए हैं अपने फाइटर, यदि इस पॉइंट पे फायर करना है, इस पॉइंट पे फायर नहीं कर पाया और इसके साइड से यदि मिसाइल निकल गया तो वो जाके द्रास के नॉर्थ में अपने ही पोस्ट के आसपास गिरा करता था, अनलेस इट्स अ गाइडेड, क्योंकि गाइडेड मिसाइल्स भी काफी बाद में यूज करने लगे। दिस ऑल इक्विपमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एक रहता है एक्सपेंसिव टॉय फोबिया। जैसे बाप बच्चे के लिए एक बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार लेके आ जाता है और उसको रख देता है, बेटा चलाना नहीं, खराब हो जाएगी। वैसी फौज में भी होता है, एंड दिस इज नोन टर्म कि बहुत महंगे एयरक्राफ्ट मत डालना, तो मारा जाएगा तो 450-500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मिग-21 या जैगुआर्स यूज करेंगे। जब उनको पता चला कि ये फेल हो रहे हैं तब उन्होंने एलजीबीज यूज करना चालू किया और मिराजेस यूज करना चालू किया। That was almost after about 15 odd days के बाद। हाँ, तो हम यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए नॉर्थ जाते थे और नॉर्थ से करीबन 2 किलोमीटर से फायर चालू करते थे एंड 1.5 किलोमीटर पे खत्म करते थे। We are reasonably poorly equipped actually that time. We were not prepared for even Kargil war. तो हमारे पास जो रॉकेट्स थे, those were in short supply. Mi-17 has phenomenal rocket firing capabilities actually. जो MiG-21 में 32 रॉकेट्स लेके जाता है MiG-21, वो 192 रॉकेट्स Mi-17 लेके जा सकता है। इसके दोनों तरफ 3-3 गन पॉड्स लगते हैं, जिसमें हर पॉड में 32 रॉकेट्स लगते हैं, 32 into 6। पर हम फायर कर रहे थे विथ ओनली 4 रॉकेट पॉड्स, दैट इज 124। और सब्सिक्वेंटली तो हमें बताया गया था सिर्फ 64 लेके जाना और फायर करना, क्योंकि अब खत्म हो रहे हैं, हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें शोल्डर फायर के जैसे जहां पर ऑप्टिकली और हीट सीकिंग रहते हैं, these are only like bullets. Okay, you fire them, acquire target and fire, and it's a area weapon, not a pinpoint weapon. When you fire in burst of 64 each, so almost 100 meter by 50 meter area is covered. और यदि 4 एयरक्राफ्ट ने फायर किया तो वो टारगेट तो टोटली डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। So after Kargil war, you were posted to again. You were posted to Andaman because tsunami हुई थी. So sir, एयरफोर्स का वहाँ पे एक मेन बेस भी है अंडमान में. So what was the reaction आपके जब ने सुना कि अंडमान में सुनामी आई है? What went through your mind? जो कारगिल की कहानी थोड़ी सी और बताता हूँ मैं आपको कि कारगिल में 28 मई 1999 को हम 4 एयरक्राफ्ट लेके टोलोलिंग के नॉर्थ अटैक करने गए थे। ओके, क्योंकि उसके प्रीवियस डे नचिकेता एंड आहूजा वाज शॉट डाउन। तो उस दिन एयर चीफ भी आए थे और एक आर्मी ब्रिगेडियर ने बताया था कि थैंक यू एयरफोर्स, बिकॉज ऑफ यू टोलोलिंग, जो द्रास के नॉर्थ में है वो टोलोलिंग है, और उसके बाद एक सैडल आता है, ऐसे ये द्रास है, हाँ, ये नॉर्थ में टोलोलिंग है, एक सैडल आता है, और ये 5140। हमने इस पे प्रीवियस डे अटैक किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके कारण इसको हमने कैप्चर कर लिया। तो इफ यू नो मेजर अधिकारी हु गॉट परमवीर चक्र, जब हमने इस टारगेट पे अटैक करने गए थे तब वो हमारे साथ हमारे एयरक्राफ्ट में बैठा था टू आइडेंटिफाई दैट टारगेट।
और हमने फिर से उसको द्रास के नीचे मतयन करके जगह वहां पर ड्रॉप किया था। तो हमारे 6 हेलीकॉप्टर जाने थे, उसमें से 2 एयरक्राफ्ट अनसर्विसेबल हो गए। अब इमेजिन हमारे पास जो CMDS रहते हैं, काउंटर मिसाइल डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो जिससे यदि हिट सीकिंग मिसाइल किसी ने फायर किया, इनिशियली वी वर प्लान टू अटैक टोलोलिंग 5140 with 6 helicopters. So out of 6 helicopters, 2 went unserviceable. Actually, I was number 6 in that formation. So number 1 also went unserviceable. So Wing Commander Sinha, who was task force commander, he came to my aircraft, and we 4 helicopters took off. अब इसमें जो नंबर 3 हेलीकॉप्टर था, उसके पास CMDS नहीं थे। तो CMDS इज काउंटर मिसाइल डिस्पेंसिंग सिस्टम, जो यदि हिट सीकिंग मिसाइल मारा और आप CMDS यूज कर रहे हैं, तो इट्स लाइक अ फायरबॉल विच इज गोइंग आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो उसका 1500 डिग्री टेम्परेचर रहता है और इंजन का टेम्परेचर करीबन 700 से 750 टेम्परेचर रहता है। तो मिसाइल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दैट बॉल ऑफ फायर। तो 3 एयरक्राफ्ट में था एंड नंबर 3 में नहीं था। फिर भी उसे पता था कि देयर इज अ डेंजर। स्टिल भाई फौजी है, बताया काम करने के लिए तो करना पड़ता है, सवाल नहीं करते हैं। एंड people were brave, so we took off. When I fired at Tololing 5140, number 2 also fired. We turned back. When number 3 fired, actually, he didn't have CMDS. तो जो हमें इंट मिली थी कि टोलोलिंग 4590 जो यहाँ पर था द्रास के नॉर्थ में, दैट इज कैप्चर्ड, बट दैट वाज नॉट कैप्चर्ड एक्चुअली। उसके 70 मीटर नीचे तक हमारी फौज थी, वो यहाँ पर थे। यदि ये कैप्चर हुआ रहता तो ये सैडल भी डोमिनेट होती, यहाँ पर कोई पाकिस्तानी हो नहीं सकता था, ना ही हिंदुस्तानी होता, क्योंकि यहाँ से भी मारते और यहाँ से भी मारते। पर ये कैप्चर नहीं किया था, ये पाकिस्तानियों के पास ही था। इस स्पॉट से उस दिन उन्होंने 14 मिसाइल्स मारे शोल्डर फायर। तो जब नंबर 3 ही फिनिश्ड हिज फायरिंग एंड ही टर्न्ड अवे, तो उसका जो नंबर 4 के कारण प्रोटेक्शन मिल रहा था, CMDS फायर कर रहा था वो कंटिन्यूअसली, तो ये दूर चला गया। और जैसे ही दूर चला गया, एक मिसाइल उसके इंजन में जाके लग गया। तब मैंने वो कॉल सुना था, स्टारबोर्ड इंजन ऑन, इतना ही सुना, फायर नहीं सुना। तो एक हमारे इसमें सिस्टम रहती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट करती है हर फ्रीक्वेंसी पे, उसे नताशा कहते हैं, जो मेजर इमरजेंसीज ट्रांसमिट करती है ताकि बाकी एयरक्राफ्ट को पता चले। तो दैट वाज एक्चुअली फुल कॉल वाज स्टारबोर्ड इंजन ऑन फायर। एंड देन आफ्टर हम मतयन में लैंड किए, जो ऑफिसर को साथ में लेके गए थे। तो एक ब्रिगेडियर दौड़ते हुए एयरक्राफ्ट पे आया और उसने बताया हमारे CO को कि जाते समय 4 हेलीकॉप्टर गए, आते समय 3 ही गए, तो एक हेलीकॉप्टर मिसिंग है। तो लकीली वहां पर एक चीता भी था, तो उसमें हमारे CO साहब गए वहां पर, साइट देखने गए। एंड पाकिस्तानीज नेवर यूज्ड टू फायर ऑन चेतक चीता बिकॉज they also wanted to preserve their ammunition, shoulder fire missiles for contingency, because they were planning to stay there for a long time. तो देखा वो एयरक्राफ्ट टोटली क्रैश हो गया था, पहाड़ में घुस गया था और आग के लपटों में था, कोई बचने के कोई चांसेस नहीं थे। एंड मीडिया वाज वेरी एक्टिव, बरखा दत्त, people were giving a live telecast of Kargil, and in fact they were giving the live target position also to Pakistanis through media. जैसे बॉम्बे में अटैक हुआ था तो बाहर से दिखा रहे थे कि यहाँ से फायर ब्रिगेड वाले ऊपर चढ़ रहे हैं, तो टेररिस्ट वेयर फायरिंग फ्रॉम दोज विंडोज, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से पता चल रहा था कि भाई यहाँ से पुलिस वाले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो और enthusiastic media actually kills our own people, and unfortunately they forget sense of responsibility, belongingness for your nation. They want only TRP. तो वहां पर भी I had no shame in calling, and I know बरखा दत्त ने वहां से लाइव टेलीकास्ट बता के वहां के जो हमारे पोजीशन थे वो एक्सपोज किए। इसी तरह ये एक्सीडेंट, मतलब एयरक्राफ्ट वाज शॉट डाउन एट 11:50 एंड 12:05 BBC पे आ गया था, 1Mi-17 हेलीकॉप्टर हैज बीन शॉट डाउन। और फिर हमें कॉल आया कि एयरक्राफ्ट लेके इमीडिएटली आ जाओ श्रीनगर। तो देन वी वेंट बैक।
Next day, army people climbed up and they could pick up maximum 3 kgs of total remains of total 4 of those people. Squad leader Pundir, Flight Lieutenant Mohilan, Sergeant Prasad और JW शाह, ये 4 लोग थे उसके क्रू. उनको शत शत नमन. कभी ना भूलने वाले ये नाम है मेरे. JW साहू लास्ट हुए. ओके. सर बाद में कोई एक्शन लिया गया बरकत के खिलाफ? और ना 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 ना, दिस मीडिया पीपल. अभी आपको जो बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था उनमें से किस मीडिया पर्सन पे एक्शन ली गई? Too much of democracy is also very bad for nation. Okay, there has to be some restriction, then only can enjoy freedom.